मोहम्मद सादिक लाहौर के एक शहरी होते हैं जो यूट्यूब पे एक इश्तहार देखने के बाद सादा लोन की एक ऐप पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं। लोन में अप्लाई करने के बाद उन्हें लोन मंजूर हो जाता है और उन्हें वो छोटा 15-20 हज़ार का लोन मिल भी जाता है। लेकिन मसला तब शुरू होता है जब लोन अदा करने में एक हफ़्ता रह गया होता है। तब इन्हें कॉल्स रिसीव होना शुरू हो जाती हैं जिसके अंदर इन्हें धमकाया जाता है, डराया जाता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि हम आपके रिश्तेदारों को कॉल्स करेंगे और उन्हें ये बताएंगे कि आप एक स्कैमर हैं। That is pure blackmail. Well, yes, ma'am, it is. उसके अलावा उन्हें मॉब पिक्चर्स भी उनकी इस्तेमाल की जाती है उन्हें डराने धमकाने के लिए और इवन उनसे लोन रिसीव करने के लिए। इन तमाम से तंग आकर इवन ये हालत हो जाती है कि वो लोन अदा करते करते एक्सटॉर्शन मनी भी अदा करना शुरू कर देते हैं जो कि वो तलब कर रहे होते हैं ब्लैकमेलिंग की शक्ल में। He's got my picture. ये अपनी तर्ज का कोई वाहिद केस नहीं है बल्कि इस तरह के केसेस आपको आजकल हर जगह नज़र आ रहे हैं जहाँ पर फेक लोन कंपनीज लोगों को ठगते और बेवकूफ़ बनाते नजर आती हैं। ऑनलाइन कर्ज फराहम करने के नाम पर दर्जनों ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जो आवाम को आसान कर्ज के उसूल के नाम पर न सिर्फ लूट रही हैं। तो आज की पॉइंट ऑफ ऑर्डर की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर ये लोन की कंपनीज ऑपरेट किस तरह करती हैं, इनके मकासद क्या होती हैं, इनसे बचा किस तरह जाए और ये कैसे देखा जाए कि आज की डिजिटल मार्केट के अंदर कौन सी चीज़ सेफ़ है और अगर हम कहीं पे फाइनेंशियल चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं या फाइनेंशियल लोन या एड वगैरह लेना चाहते भी हैं तो उसको किस तरह ऑपरेट किया जाए। Tell me what the scam is. अगर हम लोन ऐप की थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं तो ये तमाम स्कैम्स जो हैं वो सबसे पहले चाइना में स्टार्ट हुए और इनके ऑपरेशन करने वाले भी और इसको ऑपरेट करने वाले भी तमाम चाइनीज़ थे। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट ने स्कैम को बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिया और कवर अप करते हुए ख़त्म कर दिया। उसके बाद वही चाइनीज़ लोग इंडिया और पाकिस्तान इसके अलावा बांग्लादेश में भी गए और सेम स्कैम करना शुरू हुआ। उसका मॉडस ऑपरेंडी और जो तरीक़ाकार है वो इंतहाई सिंपल है। वो आते हैं, एक फ़ेक कंपनीज़ बनाते हैं, इवन कंपनीज रजिस्टर्ड करवाते हैं, फिर कॉल सेंटर्स को ऑन करते हैं, फिर उसके अलावा वो डिफरेंट चीज़ें किराए पे लेते हैं और वहाँ पे लोगों को हायर कर लेते हैं। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जैसी कंट्रीज़ में गुर्बत की वजह से बहुत सारे लोग एथिक्स को देखे बगैर ही उस जगह पर हायर हो जाते हैं, उस नौकरी लेने के लिए पहुंच जाते हैं। अब होता यह है कि ये चाइनीज़ कंपनी ऐप्स बनाते हैं और ऐप्स को प्ले स्टोर के ऊपर रजिस्टर करवाते हैं और उनके एड्स आपको इवन यूट्यूब चैनल के ऊपर नज़र आते हैं। हो सकता है कि इस वीडियो के ऊपर भी आपको ऐसे कोई ऐड नज़र आ रहा हो। फिर इस ऐड को देखने के बाद जो सादा लो इंसान होते हैं, ख़ासतौर पर जो मिडिल क्लास होते हैं, उसमें स्टूडेंट्स आ जाते हैं, हाउस वाइफ्स आ जाती हैं, ये जो छोटे तबके के लोग होते हैं जिन्हें लोन्स का नहीं पता होता या जो छोटे टाइप्स का लोन लेना चाहते हैं 50,000 या 60,000 तक, वो ऐसे झांसे में आकर लोन्स के लिए अप्लाई कर देते हैं। अब ऐसे लोग इस कंपनी का शिकार 3 बड़ी रीज़न्स की वजह से होते हैं। पहली रीज़न तो ये होती है कि डिजिटल लिटरेसी नहीं होती जिसकी वजह से वो ये समझ नहीं पाते कि हम अपनी चीज़ों की एक्सेस उनको दे रहे हैं या नहीं दे रहे। अब जो दूसरी चीज़ होती है वो ये होती है कि ईजी टू असेस गेन होती है कि अगर आप किसी भी कंपनी में लोन्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है और उसके अलावा वो कंपनीज़ आपका बैकग्राउंड चेक लेती है और सिक्योरिटीज़ के तौर पर कोई चीज़ रखती है। आप सब लोग इसे रेड टेपिज़म समझते हैं, ये समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें एक्स्ट्रा ही होती हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा नहीं होती हैं। आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो उससे आपके राइट्स भी प्रोटेक्टेड होते हैं, बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिया जाता है, इसलिए तो ईजी टू गेन होता है और 1 या 2 टिक के बाद आपको आराम से लोन मिल जाता है। और तीसरी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि मिडिल क्लास तबका जो कि 50-60 हज़ार या 1 लाख तक लोन चाहता है वो उसके लिए अप्लाई कर देता है। क्योंकि I want money. मिसाल के तौर पर एक शख्स का ये कहना था कि उसे 60,000 के ऊपर 10,000 इंटरेस्ट रेट देना पड़ा, जो ये 10,000 सूद लेने हैं एक हफ्ते का, जो कि तकरीबन 20% के करीब पड़ता है और इंतहाई ज़्यादा है। थोड़ी सी रिक्वायरमेंट जैसा कि CNIC नंबर, आपकी पिक्चर, ये तमाम चीज़ें लेने के बाद वो आपको लोन फराहम कर देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो आपका गैलरी का एक्सेस और कॉन्टैक्ट लिस्ट भी मांगते हैं। Well, that's the real trick, isn't it? ऐसा करने से उनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट और आपकी गैलरी की सारी पिक्चर्स पहुंच जाती हैं। अब लोन तो आपको मिल गया, लेकिन मसला यहाँ से स्टार्ट नहीं होता। मसला स्टार्ट होता है जब लोन अदा करने का आखिरी वीक होता है, तब आपको कॉल्स रिसीव होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई लीगल एंड नहीं होता जिससे वो आपसे लोन निकलवा सकें। तो इसलिए वो आपको एक्सटॉर्ट करना शुरू कर देते हैं, आपको डराने धमकाने लग जाते हैं। 1-2 दफ़ा वो मुझे भी कॉल रिसीव हुई है कि आपके दोस्त ने लोन जो है वो अदा नहीं किए। हालांकि जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि मैंने तो लोन अदा कर दिए हैं। सेम इसी तरह के इशू जो है पूरे पाकिस्तान में डिफरेंट जगह पर देखे जा सकते हैं कि जब लोगों ने लोन अदा कर दिया लेकिन इसके बावजूद लोन वापस मांगे जा रहे थे। फिर उसके बाद जब लोन वापस कर दिया गया उसके बाद बताया जाता है कि जो आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं इसलिए आपका जो सूद है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब सूद ज़्यादा होने की वजह से ये भी एक्सटॉर्शन मनी ही है कि आपको बताया बगैर आपका सूद बढ़ाया जा रहा है। फिर उसके बाद कुछ लोग तो अदा कर देते हैं लेकिन इसके बाद भी वो ब्लैकमेलिंग का शिकार होते हैं। चीज़ होती हैं उनके पास होती हैं तो अक्सर उन्हें माफ़ कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि हम आपके रिश्तेदारों में से किसी एक को ये भेजेंगे। के लिए हम डिमांड करते हैं, अगर उसके बाद भी वो देने के लिए मना करता है पेमेंट, तो फिर हम उनका जो गैलरी का एक्सेस होता है हमारे पास, हम उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट को भेज देते हैं मॉक पिक्चर बनाकर, ताकि कस्टमर पेमेंट कर दे। और इससे सफ़ेद पूछ इंसान जो है वो डर जाते हैं और नॉर्मली उन्हें एक्सटॉर्शन मनी भी देते हैं।
सो अब यहाँ पर बड़ा सवाल पैदा होता है कि आखिर क्या किया जाए, आखिर कैसे वेरीफाई किया जाए कि ये जो ऐप हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो फाइनेंशियल एड कंपनी जिसके अंदर हम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ये रियल भी है या नहीं। उनके लिए जो बेहतरीन रिक्वायरमेंट होती है वो आपका फाइनेंशियल गारंटी चेक होता है, जिसके अंदर हर ऐप जो भी आपको लोन देती है आपका पुराना रिकॉर्ड चेक कर रही है। अगर ऐप आपसे पुराना फाइनेंशियल रिकॉर्ड मांग रही है तो वाकई ही वो ठीक है, क्योंकि कोई भी कंपनी इतनी बेवकूफ़ नहीं होती है कि आपको लोन दे दे और उसको ये भी ना पता हो कि हमें ये वापस मिलेगा भी, ये नहीं मिलेगा। इसके बाद आप ये देखें जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल किया क्या वाकई उसकी कोई वेबसाइट है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पीछे से कोई वेबसाइट नहीं होती, सिर्फ एक ऐप ही होती है। उसके बाद आप ये देखें ये KYC आपसे पूरा करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे। नो योर कस्टमर यानी कि KYC हर लोन कंपनी या हर फाइनेंशियल एड कंपनी जो होती है वो पूरा करवाती है, जिसके अंदर आपका पिछला सारा बैकग्राउंड चेक होता है। उसके अंदर ये होता है कि आप रहते कहाँ हैं, मतलब हर ऐप का डिफरेंट KYC होता है, लेकिन ये लाजमी होता है। अगर KYC नहीं है तो ख़तरा है। फिर उसके बाद जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जा रहा है आप वो गौर से पढ़ें कि उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या शराइत रखी गई हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि कंपनी की तरफ से जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको भी पूरा करने के लिए ज़रूरी है। फिर उसके अलावा अगर कोई ऐप आपसे लोन से पहले पैसे मांगती है तो वो भी फेक। फिर उसके बाद जो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप उसकी गवर्नमेंटल रसीद देखें या आप उसकी जो ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं उसके अंदर जाके आप कमेंट्स पढ़ लें या उसकी रेटिंग्स पढ़ लें, तो आपको पता चल जाएगा कि एक या दो बंदे जिसके साथ स्कैम हुआ है उनके लाजमी रिव्यूज़ वहाँ पे लिखे हुए होंगे। वीडियो की इख्तिताम में यही कहूँगा कि इस तरह की ऐप्स जितनी भी हैं इससे पहले भी डिफरेंट किस्म के स्कैम चलते हैं। तमाम का पैटर्न और तमाम का शिकार जो है वो एक ही तरह के लोग होते हैं। सबसे पहले वो लोग जो डिजिटल लिटरेसी का शिकार नहीं होते। एक बड़ी मशहूर फ्रेंच कहावत है कि नेवर साइन अ पेपर यू डू नॉट रीड, कि उस पेपर पर कभी साइन ना करें जो आपने कभी पढ़े नहीं है। सबसे पहले तो आप पढ़ें और देखें कि वो आपसे जो साइन करवा रहा है जिस चीज़ की वो असेस मांग रहा है वो है क्या। डिजिटल लिटरेसी जो है अगर आपके पास है तो उसका इस्तेमाल भी करें। फिर उसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो लालच है कि हम बग़ैर किसी लीगल डॉक्यूमेंट साइन किए या बग़ैर किसी गारंटी के हम लोन के ख्वाहिशमंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इस तरह के नुकसान उठाना